गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 में आपको एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है स्मृति। स्मृति का अर्थ क्या होता है? याद। ऐसी याद जो आपको अपने जीवन पर्यंत तक याद रहती है। स्मरणात्मक लेख जो हमें हमेशा याद रहता है। और ये जो लेख है ये लेखक के साहसिक कार्यों पर आधारित है। ये जो कथा हमें दी गई है ये लेखक के साहसिक कार्यों पर आधारित है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन की रोमांचकारी घटनाओं का वर्णन किया है। इस कहानी का जो घटनाक्रम है वो इतना रोमांचक शैली में लिखा गया है कि आप हर एक लाइन को पढ़कर ऐसा महसूस करेंगे जैसे आप स्वयं उस घटना का एक हिस्सा हो। इस जो ये कहानी है, ये जो लेख है आपका, इस लेख में जो लेखक ने जिस प्रकार से शब्दों की रचना की है, हमारे मन में आदि से लेके अंत तक, यानी प्रारंभ से लेके अंत तक कौतूहल बना रहेगा। कौतूहल मतलब जिज्ञासाएं बनी रहेगी, हर एक प्रकार, मतलब ऐसी जिज्ञासा कि किस प्रकार से बचपन में हम कितने जोखिम भरे कार्य किया करते थे, इन सब का सजीव चित्रण हमारे मस्तिष्क में छा जाएगा। तो शुरू करते हैं पाठ 2 स्मृति। श्री राम शर्मा द्वारा लिखा गया ये लेख है। सन 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर और जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा मतलब बहुत तेज ठंड हो रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी के बेर तोड़ कर खा रहा था। अब ये जो लेखक है वो बता रहे हैं कि बड़ी तेज ठंड थी, क्योंकि दिसंबर का आखिर और जनवरी का प्रारंभ था और कुछ समय पहले ही यहाँ पर बूंदाबांदी भी हुई थी, इसलिए सर्दी की भयंकरता बढ़ गई थी। और जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि वह सायंकाल 3 से 4 बजे के बीच में अपने साथियों के साथ झाड़ियों से बेर तोड़ कर खा रहे थे कि गांव के एक पास के आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भैया भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता कि कौन सा कसूर बन पड़ा है। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो। अब बुलावा आया कि बड़े भाई बुला रहे हैं। पहले जो छोटे भाई हुआ करते थे वो अपने बड़े भाई का बड़ा आदर सम्मान किया करते थे और उनसे डरा भी करते थे। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं मैं बेर तोड़ के खा रहा हूँ, इसीलिए तो भाई मुझे बुलाकर डांट तो नहीं रहे। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाला। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बड़ी ज़रूरी है। अब बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को क्या काम दिया कि ये जो चिट्ठियां मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये चिट्ठियां तुम्हें कहाँ डालनी है? मक्खनपुर डाक खाने में डालनी है। जाड़े के दिन थे ही, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा मतलब हड्डियों तक, हमारी हड्डियों तक ठिठुरन जा रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। भुजवाने मतलब भुनवाने के लिए। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं है। अब क्या कह रहे हैं लेखक कि पहले के ज़माने में जो बबूल का जो डंडा हुआ करता था उससे हमें बहुत मोह था, आज के ज़माने की राइफल के बजाय, है ना। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन का मतलब क्या होता है? मतलब उससे मैंने कई सांपों को
खत्म कर दिया। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। अब क्या कह रहे हैं कि जो मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में बहुत आम के पेड़ हुआ करते थे, वहाँ से उस डंडे से मैं बहुत सारे आम तोड़ा करता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते, हम दोनों कौन? लेखक और उनका छोटा भाई। उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। कुछ कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। मतलब 2 महीने पहले ही हमें पता चला है कि इस कच्चे कुएं में एक भयंकर काला सांप पड़ा हुआ है। बच्चे नटखट होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। मतलब उछल कूद करते हुए, सबको परेशान करते हुए हम स्कूल जाया करते थे। बानर देखे आपने? बानर मतलब बंदर, है ना? बंदर जैसे एक पेड़ से उछलता हुआ दूसरों को नुकसान पहुंचाता हुआ, पेड़ पौधों को इसी प्रकार जो ये बच्चे थे मक्खनपुर पढ़ने जाते तो रास्ते में ऐसी अनेकों चीज़ थी जिसको छेड़ते हुए स्कूल जाया करते थे। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। मतलब उझकना मतलब कुएं में झांकने की, देखने की सूझी। इसमें देखें कि आखिर क्या है। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कौन? लेखक। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। ढेला मतलब पत्थर। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। अब जो लेखक है वो पहले तो ये सोचते थे कि ढेला फेंककर उसकी आवाज़ सुने, फिर उसके बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि भी सुनने की इच्छा होती है। आपने देखा होगा जब हम वीरान जगह में जाते हैं तब अपनी आवाज़ बोलते हैं तो वैसी की वैसी आवाज़ हमें वापस सुनाई देती है। इसी प्रकार लेखक भी सोचे थे कि पहले तो मैं ढेला फेंककर उसकी आवाज़ सुनूं, उसके बाद मैं अपनी आवाज़ में कुछ बोलूं ताकि मैं उसकी प्रतिध्वनि मतलब वापस वैसी की वैसी ध्वनि मुझे सुनाई दे। लेकिन जैसे ही लेखक ने कुएं में ढेला गिराया त्यों ही फुसकार की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। फुसकार मतलब सांप के फूंकने की आवाज़। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। किलोले मतलब खेलना कूदना, है ना? इस तरह से जैसे आपने देखा होगा मृग जो है उछल कूद करता हुआ जंगल में भागता रहता है, लेकिन जब अगर अपने समीप कुत्ते की भौंकने की आवाज़ सुने तो वह भ्रमित हो जाता है। इसी प्रकार हम भी उस फुसकार को सुनकर भ्रमित हो गए थे। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह लगाए। मतलब अब सभी उस पर क्या कर रहे थे? उनको अच्छी लगी वह आवाज़, तो सब ने उछल उछल कर एक एक ढेला वहाँ फेंका और बार बार उस क्रोधपूर्ण फुसकार को सुन रहे थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। कैसी प्रवृत्ति? मन में मतलब ये ऐसा लगा कि रोज़ जो हम काम करते हैं इस कुएं के साथ आकर वैसी इच्छा हमें हुई कि इस कुएं के सांप पास आए हैं तो क्यों ना ढेला फेंककर सांप की फुसकार ही सुन ली जाए। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई भी मेरे पीछे पीछे ऐसे हो लिया
जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग शावक का अर्थ क्या होता है? हिरन का बच्चा। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो जैसे बिजली ही गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता नहीं था कि जो टोपी के नीचे मैंने जो चिट्ठियाँ रखी थी वह मैं भूल चुका था, और रोज़ क्या करता, टोपी पकड़ता और ढेला फेंकता, वही आदत पड़ चुकी थी। तो वैसे ही मैंने टोपी को पकड़ी और ढेला कुएं में फेंका। लेकिन जैसे ही मैंने टोपी को उतार कर पकड़ा तो उस टोपी के नीचे से चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई। अब चिट्ठियाँ कुएं में गिर गई तो मुझ पर क्या हो गया? बिजली गिर पड़ी। जो लेखक है वो कह रहे हैं मुझ पर बिजली गिर पड़ी, और ये भी मुझे अनुमान या अंदाज़ा नहीं है कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात मैं अभी तक याद नहीं कर पा रहा हूँ। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पड़ाता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। क्योंकि भाई साहब ने बोला था बड़ी इंपॉर्टेंट चिट्ठियाँ हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चिट्ठियाँ हैं, और इसे शाम से पहले डाकखाने में डाल दो ताकि ये जल्दी से पहुँच जाए। अब लेखक यहाँ पे उदाहरण देते हुए बता रहे हैं, जैसे घास चढ़ते हिरण पर अगर कोई गोली मार दे तो वह घायल मतलब मर जाए और तड़पड़ाता रहे, है ना, उस स्थिति में मेरी भी स्थिति हुई। उसके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। अब चिट्ठियाँ तो पकड़नी थी, लेकिन उस घबराहट के कारण, मतलब चिट्ठियाँ नीचे गिर रही है, मैं उसे पकड़ भी रहा हूँ, लेकिन उसके कारण मैं शायद कुएं में गिर गया होता। धन्यवाद।